उमर साहब ये कह रहे हैं जी 350 या आर्टिकल 370 35A, वो ज़रा खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। कुछ पहले तो उन्होंने 1 महीने पहले कहा मैं जी लड़ूंगा नहीं इलेक्शन, क्योंकि अचानक मैं कहीं थी तो घर के दरवाजे तोड़ अंदर आए, सारा सिस्टम उलट पुलट करने की कोशिश की थी। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ख़त लिखा था। जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल तबका है वो चुप करके घर पे चाय की चुस्कियाँ पी रहे हैं क्योंकि उनको चुप कराया गया है। कोई अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहता है या अपनी फैमिली को। लोग यहाँ इसीलिए आ रहे हैं, यहाँ पीस है। 2-3 सालों में कश्मीरी को जज नहीं कर सकते। अगर कश्मीरी को भी बहुत टाइम मिलेगा, 2-4 साल, वो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़े होटल्स खोल सकते हैं। तो सैदी चूशान द रेड माइक, प्लीज सब्सक्राइब। तो करियो सैदी सब्सक्राइब, लाइक करियो। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। पीछे आपको ये डल लेक नज़र आ रही है, अच्छे खासे टूरिस्ट हैं और ये क्रेडिट दे रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने 370 हटाया और उसके बाद वैली में अमनो अमान है उसे स्थापित किया, टूरिज़्म आया और यहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। पहले फेज़ की वोटिंग हो गई है जिसमें कश्मीर के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग होने वाले कुछ चुनाव हैं, वैसे ही ये चुनाव नज़र आ रहा है। पहले फेज़ में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज भी 50 के करीब रहा। 50% की वोटिंग के बाद एक बात तो तय हो गया है कि जिस कश्मीर में लोग वोट देने नहीं जाते थे, कहते थे उन्हें अकीदा नहीं है हिंदुस्तान पर, वो हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, इसलिए वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, उसी कश्मीर में लोग जमकर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी हो। जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी हुआ तो कमान केंद्र सरकार के हाथ में आ गई। अब लोगों को लग रहा है कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में कमान है तो उनकी सुनवाई नहीं, उनके काम नहीं हो रहे। अब वो चाहते हैं कि उनके बीच से ही उनका ही कोई नुमाइंदा हो जो असेंबली जाए, मुख्यमंत्री चुने, और वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में उनका यकीन आया है। हम अब श्रीनगर में आम लोगों से बात करेंगे, कुछ होटल वालों से बात करेंगे, कुछ पॉलिटिशियन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर के दिल में आखिर है क्या। 370 हटने के बाद माहौल क्या है, उनके अंदर की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या कश्मीर में डर का माहौल है, श्रीनगर में डर का माहौल है? ये सब कुछ यहाँ के लोगों से जानेंगे। ये झेलम रिवर है, कश्मीरी से झेलम कहते हैं, और यहाँ पर हाउस बोट्स देख सकते हैं और झेलम के किनारे हम लोग बैठे हैं और आपको कश्मीर समझाने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, इनका नाम आरिफ है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, बहुत सारी कंपनीज के अकाउंट्स हैंडल करते हैं, लोगों के भी हैंडल करते हैं, और कश्मीर के वो युवा हैं जो यहाँ मेहनत करके आज अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनको कैसा कश्मीर चाहिए, दिल में क्या तकलीफ़ है, क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करेंगे। कैसे हैं आरिफ आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। कैसा माहौल है? माहौल ठीक ही है, डायनामिक है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, ख़ासकर यंगस्टर्स? आप पढ़े लिखे हैं, अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, आप जैसा आदमी क्या सोचता है कश्मीर को लेके अब? मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर तरक्की होनी है तो वो सिर्फ एक चीज़ से आ सकती है, वो है पीस।
जब तक आप एक सस्टेनेबल पीस को तलाश नहीं करेंगे या उसको एस्टैब्लिश नहीं करते, तब तक कोई भी यहाँ पे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए आपको चाहिए कि आपको यूथ इन्वॉल्वमेंट की सख्त ज़रूरत है। यूथ इन्वॉल्वमेंट के बगैर पीस आ नहीं सकता। आप जाते हैं दिल्ली कभी कभार? हाँ हाँ, रोज़ का, मतलब इट्स लाइक माई सेकेंड होम। तो वहाँ जाते हैं तो आपको जैसे कश्मीर में महसूस होता है कि आपके लोग हैं हर तरफ, आपसे बराबरी का ट्रीटमेंट होता है। दिल्ली में कभी लगता है कभी कि नहीं थोड़ा पराया समझते हैं लोग आपको, ये तकलीफ़ होती है कभी? देखिए, मुझे मैं ऑलमोस्ट 7 साल दिल्ली में रहा हूँ, मेरा घर भी है वहाँ पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जो 19 से पहले वाला ट्रीटमेंट है और जो उसके बाद वाला ट्रीटमेंट है, उसमें फ़र्क आई है। अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि लोग अब ना ज़्यादा असर्टिव, डाउटफुल और ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं एज इफ दे ऑन कश्मीर, ऑन आई मीन लाइक इज पोजेस, लाइक यार तुम लोग के फैसले हमको करने हैं। दे थिंक लाइक दैट। शक की निगाह से भी देखते हैं? Of course, sometimes, yes. I have had some personal happenings. I think yes. तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा. Why not? अगर आप you are as equal as citizens as the rest of the country, और फिर आपको कोई biased treatment मिले तो obviously you get hurt. अभी इलेक्शंस हैं, यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, आप लोग चर्चा करते हो और कश्मीर के लोग अच्छे खासे पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, महिलाएं घर पे चर्चा होती है, पॉलिटिकली ओपिनिएटेड हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल देखिए, अगर हम कश्मीरीज आर लुकिंग एट ऑन द लीस्ट वर्स्ट। ऑन द लीस्ट वर्स्ट, सबसे कम खराब कौन है? सबसे कम खराब कौन है? ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि अच्छे हैं, बट द थिंग इज वी हैव टू गो विद द लीस्ट वर्स्ट, देयर इज नो अदर वे। हाँ, सबसे कम खराब के साथ जाना है। कम खराब के साथ जाना है, दैट्स हाउ आई माय कलीग्स आर थिंकिंग, दैट्स हाउ वी सी। सबसे ज़्यादा खराब क्या है, कौन सा? सबसे ज़्यादा ख़राब ये है कि जो लोग जो पॉलिटिक्स में खुद के इंटरेस्ट के लिए आते हैं, जो और दूसरा मुझे लगता है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल तबका है, वो चुप करके घर पे चाय की चुस्कियाँ पी रहे हैं क्योंकि उनको चुप कराया गया है, और वो एक मूवी देख रहे हैं और वो किचन में बैठ के वो चाय पी रहे हैं कि हाँ ये मूवी इस तरह चल रही है। सो आई थिंक दैट इज़ द स्टफ गोइंग ऑन राइट नाउ। जैसा हमने कहा था आपको कि इस सेगमेंट में हम आपको कश्मीर की अलग अलग आवाज़ों से मिलवाएंगे, बताएंगे कि हालात क्या हैं पॉलिटिकली और सोशली। हमारे साथ शबनम लोन हैं, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक वक्त पॉलिटिशियन भी थी पर अब नहीं। शबनम जी कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी। बहुत कश्मीर बदल गया, हालात बदल गए, इलेक्शंस हो रहे हैं, फर्स्ट फेज़ की पोलिंग हो गई है और लोग बहुत निकल करके आए वोट डालने के लिए। एक्सपेक्ट कर रही थी आप? जी, इनफैक्ट मैं कुछ प्रोग्राम्स से मैं थी पहले भी, मैंने तो यही अपील की कि जितना भी हो सके आप लोग निकल आइए और वोट कीजिए। अगर आपके इख्तिलाफ भी हैं, ये डेमोक्रेसी, इसको आप फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहें। मैं तो इस हक में है कि आप अपने वोट से अपनी आवाज़ पहुंचाएं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स। ये नहीं है कि इस इलेक्शन से सब मसला हल हो जाएगा। मेरे हिसाब से कश्मीर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटीज़ का एक स्टेट है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहेंगी, लेकिन हर एक को आगे बढ़ना होता है और इस स्टेट को भी और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पहले लोग वोट डालने नहीं निकलते थे, इस 5 साल में क्या बदला कि लोगों को लगा नहीं अब वोट डालना चाहिए, हमें वोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वोट करना? जी, हर कौम के तकदीर में कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई चीज़ एक वक्त रेलेवेंट होती है तो आप आगे जाते हैं, यू लर्न, यू फंबल एंड यू लर्न। तो अब आप 10 साल के बाद यहाँ हुकूमत आ रही है, तो ऐसा भी मेरे नज़रों में कोई इतना कोई ज़बरदस्त तो नहीं होगा, बिकॉज़ बहुत सारे इश्यूज़ हैं 370 के बाद या 35A के जाने के बाद।
अगर आप मुझे बोलें एज अ लॉयर या एज एन एनालिस्ट कश्मीर पे, मेरे हिसाब से ये जो डिमोशन हुआ है स्टेट का, डिमोशन हुआ है। डिमोशन हुआ है स्टेट का टू अ यूनियन टेरिटरी, अगर आप मुझे कानूनी तौर से बताएं तो मैंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला किया है तो मेरे नज़रों में तो इसकी कोई कानूनी जवाजियत मुझे नहीं मिली। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्रोगेशन को सही ठहराया। एब्रोगेशन की बात नहीं कर रही मैं आप उसमें भी आप वो जो एब्रोगेशन को सही ठहराए जो यहाँ ड्यूटी की बनाने के लिए। जी यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब अक्रॉस बोर्ड, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, ये सब लोग एकदम ऐसे दौड़ गए वो सुप्रीम कोर्ट रादर देन हैविंग मेड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपस में बैठते कभी तो लोगों के लिए सोचते। They all went helter-skelter, they ran to the Supreme Court without an agenda, without realizing कि भाई हमें क्या चाहिए वहाँ से। तो ठीक है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। Once a court gives a decision, whether you agree with it or not, वो तो फाइनल होता है और सुप्रीम कोर्ट का तो फाइनल है। आपने बोला कि लोग आते हैं और उनको लगता है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी सरकार बनानी चाहिए। शबनम जी, आप इतने वक्त से रही हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, आपने खुद एक दौर में इलेक्शन लड़ा है, 5 साल में कश्मीर कितना बदल गया? अब बदलने की बात नहीं है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई शख्स आपको ये कहेगा कि मेरे पास कश्मीर का फॉर्मूला है कि हम इसको हल करेंगे, वो मुझे ये लगता है सच्चाई से बहुत दूर है। अब ये है कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब जब से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, 2-3 बातें हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई ऑफिसेज में, कुछ अनअकाउंटेड वेल्थ यहाँ आ रहा था, हम उसके हक में हैं, व्हाई नॉट, यू हैंडल इट। पर बियॉन्ड दैट अगर आप ये कहेंगे जी, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी बड़ा ग्लोरियस पीरियड रहा है और सब कुछ इन्हीं सालों में ठीक हुआ है, तो एज अ लॉयर मेरा ये सवाल होगा कि अगर यही ग्लोरियस चीज़ है तो आप मुझे बताइए अफसा यहाँ पर पिछले 30 सालों से, अफसा का क्या मतलब होता है? अफसा का ये मतलब है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ जो अंडर आर्टिकल 21 सारे मुल्क में सब लोगों को उनके लिए हैं, लेकिन जब आप इसको डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट करार देते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स पामाल होते हैं। दैट मीन्स मुझे कश्मीरी को एक्सेस नहीं है फुली टू आर्टिकल 21। तो मेरी नज़रों में इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस incursion on my fundamental right or my right to dignity। अमित शाह साहब ये कहते हैं, जैसे अमित शाह साहब का जिक्र आपने किया, अमित शाह साहब कहते हैं कि कश्मीर में सब शांत हो गया, पत्थरबाजी नहीं होती, लोग आराम से अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, होटल्स खुले हैं, शिकारे चल रहे हैं, दुकानें खुले हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी, मैंने आपसे कहा कि कुछ हद तक ऑन द फेस ऑफ इट हुआ है, लग रहा है इट्स नॉर्मलसी, बट कश्मीर जो है इट्स ऑलवेज अ प्लेस ऑफ साइलेंट केओस। यहाँ पे कभी आप शोरिश देखेंगे, कभी आप खामोशी देखेंगे, तो ज़्यादा खामोशी भी जब आप देखेंगे तो वन शुड नेवर टेक इट नॉर्मल, ये मेरा नज़रिया है। अब चूँकि आप एनालिस्ट हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, बताइए कि इस इलेक्शन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने दावे कर रहे हैं। उमर साहब से बात हुई, उमर साहब कह रहे हैं कि हम 370 का मसला ज़िंदा रखना चाहते हैं। 5 जजेस के बेंच ने इसको एब्रोगेशन को जायज़ ठहराया, तो 7 जजेस के बेंच इसको टर्न डाउन भी कर सकती है इस फैसले को। और हम नहीं कह रहे हैं कि तुरंत हल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये पीडीपी भी कह रही है, उधर इंजीनियर रशीद साहब जेल से बाहर आ गए हैं, अच्छा क्राउड पुल कर रहे हैं। उमर साहब कह रहे हैं वो टीम भी है बीजेपी की। तो ये 3 जो बड़े प्लेयर हैं कश्मीर वैली में, इनके बारे में पहले उमर साहब, फिर पीडीपी और फिर इंजीनियर के बारे में। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा आप लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं, तो अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरे पास बहुत फ़ोन आए थे, ऑफ़र आए थे कि आप आइए इलेक्शन में आइए। कौन सी पार्टी? जी, पार्टी से नहीं, अपने कुछ यहाँ लोगों से। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं नहीं आऊँगी, बिकॉज आई फील जो भी गवर्नमेंट आएगी इट विल बी अ टूथलेस गवर्नमेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आप पूछेंगे क्यों? उमर साहब
महबूबा मुफ्ती, ये भी जो ऑल रेलेवेंट प्लेयर्स हैं, अब देखिए इन लोगों का डिस्कोर्स कहाँ रुक गया। डीप स्टेट पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको तो अंडरस्टैंड करना होता है, तो बजाय अपना मैनिफेस्टो बताने के ये पार्टीज़ जो हैं इनका एक ही सिस्टम रुक गया, ये ले दे के अब इंजीनियर रशीद पे रुक गए। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। उनको कोर्ट ने छोड़ा, अब बिहाइंड द सीन क्या हुआ हो डीप स्टेट का, दैट्स अ पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन, लेकिन छोड़ा तो उनको कोर्ट ने। तो अगर आप ये कहते हैं कि उनको जी बीजेपी ने छोड़ा, तो फिर देन यू विल हैव टू अटैक द कोर्ट which is who has given him bail. See, I'm not for him, I'm not for anyone, but जो मुझे on the face of it समझ में आ रहा है। अब उमर साहब ये कह रहे हैं जी 350 या आर्टिकल 370 35A, वो ज़रा खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। कुछ पहले तो उन्होंने 1 महीने पहले कहा मैं जी लड़ूंगा नहीं इलेक्शन, क्योंकि ये एक मैं चपरासी को भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो सडनली फिर वो कह रहे हैं नहीं जी अब मैंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मुझे जी कहा कि आप इलेक्शन लड़ो। 370 की बात वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग डिसीजन, वी अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो जितनी देर तक अब पार्लियामेंट इसको नए सिरे से ना ले, तो सुप्रीम कोर्ट में 7 जज क्या करेंगे? वो तो तभी होगा ना जब नया कानून बनेगा। तो मेरी नज़र में दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले हमको स्टेट तो ला के देना, उसके लिए तो लड़े ना। लेट देम शो, बताएं ना कि हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, स्टेट ले आए ना पहले। उनको कहें ना कि हम बड़े ह्यूमिलिएट हो रहे हैं जी, ये क्या किया आपने? ये डिमोशन हमारी स्टेट की नहीं है, ये तो डिमोशन हमारी डेस्टिनी की है, ये क्या किया आपने? जब ये कानूनी नहीं है और कोई किसी जगह ये हुआ नहीं है कभी, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आई हैव नॉट सीन देम टॉकिंग अबाउट इट। तो फिर भी मैं ये कहूँगी आपसे एज अ सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चाहते हैं कि आप लोग एक लाएअमल तय करें, और बजाय इसके ये आप पर्सनल आपके क्या एस्पिरेशंस हैं टू ग्रैब पावर, आप लोग एक लाएअमल के तहत यहाँ के जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के बारे में सोचें। इट्स हाई टाइम कि भाई इनका इरोड हो गया है सिस्टम, बहुत सारी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब देखिए, अगर आप इन 10 सालों में मुझे ये कहेंगे, मैंने आपसे कहा कुछ बातें ठीक हुई, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे बाहर आपने बाहर के सब ऑफिसर्स एक साथ लगा दिए। यहाँ की सेंसिटिविटीज़ के बारे में बहुत सारे ऑफिसर्स हैंडल नहीं कर पाए, और ये रहा कि जो अक्रॉस द बोर्ड मुझे समझ में आया कि हर कश्मीरी को इस लिहाज से देखा गया ये सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, भाई इनके पास ज़मीनें हैं, इनके मकान हैं, क्यों मकान नहीं होंगे हमारे रहने के लिए? रहेंगे नहीं। हमारा सिस्टम ऐसा था यहाँ कानून के हिसाब से जो बना था, वी वर इंट्रोड्यूस टू अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे था। अब आपने एकदम एक साथ सब चेंज कर दिया, तो जाहिर है उसका जो नतीजा है वो भी इतना नॉर्मल नहीं होगा। बट डिस्पाइट ऑल दैट, वी हैव टू लिव, वी हैव टू लर्न टू लिव हियर। और होप ये है कि भाई आगे देखें अब क्या होगा। हम इस होप में हैं कि बेहतर ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो अंदाज़ा है वो हर बार सही निकले। वी आर अवेटिंग। लोगों को फिर भी मैं कह रही हूँ, तमाम कश्मीर को मेरी तरफ से ये अपील है कि आप निकलें, वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें, और जिस भी पार्टी को वोट करें एक मजबूत मैंडेट दें, जिसको भी दे दें। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है। 370 के बाद क्या बदला? अब सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ व्यापार बढ़ गया है, ट्रेड बढ़ गया है, टूरिज़्म बढ़ गया है। देखिए आराम से लोग बैठे हुए हैं, माहौल बन गया है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले भी लोग
टूरिस्ट आते थे, पर टूरिस्ट कितना बढ़े हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसी चल रही हैं, इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ श्रीनगर के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने रेड माइक पर हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना पूरा परिचय दें गनी साहब। मेरा नाम तारिक गानी है, मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ कश्मीर। क्या माहौल कश्मीर में? इलेक्शंस में हम आए हैं 10 साल बाद, यहाँ असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, जमहूरियत पर यकीन हो रहा है, लोगों का अकीदा हो रहा है, बहुत अच्छा पोलिंग हुआ है फर्स्ट फेज़ में। कैसा है आपका बिजनेस, कॉमर्स इंडस्ट्री कैसी है अभी? देखिए, ओवरऑल तो बिज़नेस ठीक है, मगर टूरिज़्म बहुत अच्छा चला 2-3 साल से, बहुत अच्छा। अभी लोकल दुकानदारी जो यहाँ पर है वो अभी ट्रैक पर नहीं आई, वो उतना स्टेबल नहीं हुआ यहाँ पे। तो मगर टूरिज़्म का, यहाँ टूरिज़्म का पैसा ही पूरी जगहों पर, मगर मुझे लगता है टूरिज़्म वाला भी बड़े सोच समझ कर पैसा खर्चते हैं। कर्ज़े काफ़ी चढ़ गए थे लोगों को, क्योंकि 30 साल एक बहुत बड़ी गैप होती है। 30 साल के बाद 2-3 साल में अच्छा टूरिज़्म रहा, तो अब यहाँ ज़रूरत है लोकल ट्रेड पर फोकस करने की। लोकल ट्रेड क्या? लोकल ट्रेड मतलब हो गई जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं, जैसे आपके फुटवेयर वाले हो गए, आपके क्लॉथ्स मर्चेंट्स हो गए, या जो भी बिज़नेस है एक्सेप्ट टूरिज़्म, वो थोड़ा अभी लो है, वो पूरा ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं। तो टूरिज़्म के अलावा बाकी ट्रेड नहीं बेहतर हुआ है? नहीं, टूरिज़्म के अलावा बाकी ट्रेड नहीं। देखिए, टूरिज़्म के साथ मुंसिक जो लोग हैं वो बेटर कर रहे हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हमारा इज़ बिकॉज ऑफ टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट्स इज़ डूइंग गुड, टूरिज़्म इज़ डूइंग गुड, आवर ट्रांसपोर्टर्स आर डूइंग गुड, बट लोकल ट्रेडर्स आर नॉट स्टिल गुड। तो यहाँ जो वैली में शांति, उसका फ़ायदा, चलिए शुरुआत तो हो गई अच्छी आप लोगों की। नहीं, आप देखिए, टूरिज़्म का पहला मतलब ये होता है पीस। व्हेन देयर इज़ पीस, फिर ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टूरिज़्म आएगा, वरना जहाँ आप सुनते थे पहले वहाँ वो होता है, वहाँ ये होता, कोई अपने आप को ख़तरे में डालना नहीं चाहता है या अपनी फैमिली को। लोग यहाँ इसीलिए आ रहे हैं, यहाँ पीस है। तो अब यहाँ डर का माहौल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद देख रहे हैं, आज 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, लोगों ने अच्छी तादाद में ये शिरकत की इलेक्शंस में। मुझे पूरा पता नहीं है अपडेट साउथ कश्मीर का, मगर जिस हिसाब से रैलीज़ वैलीज़ निकल रही है, अमूनी तो लगता है। पहले तो यहाँ इलेक्शन के नाम से भी डरते थे लोग। अब हम उपाध्यक्ष जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास चलेंगे। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन खान है। हुसैन साहब, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फर्स्ट जन होटलियर हूँ। तो जब होटल की शुरुआत करी थी तब थोड़ा माहौल बहुत गड़बड़ था। जो ही होटल स्टार्ट किया कुछ सालों बंद रहा, लेकिन 2021 के बाद पता चला व्हाट एग्जैक्टली होटल इज़, कैसे रेवेन्यूज़ आते हैं, कैसे रीपेमेंट्स होती हैं। तो वो 21 के बाद पता चला कि कैसे होती है चीज़ें। अदरवाइज़ 2016 के बाद जब ही होटल स्टार्ट करा वो बंद रहा था। तो मतलब आप पैसा कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं आप? पैसा नहीं, ये हम इस चीज़ का पैसा नहीं, लेकिन जब हम कश्मीर की बात करें, टूरिज़्म की बात में, कश्मीर एक ऐसी जगह है, यहाँ टूरिज़्म के सिवा आपको बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। अपार्ट फ्रॉम टूरिज़्म हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है, हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, लेकिन टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इमीडिएट, एक तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, रेवेन्यू इमीडिएट होता है, जो लोकल यहाँ मार्केट में वही पैसा फैलता है। और पिछले, जैसे तारिक साहब ने सही कहा कि पिछले 30 साल का जो गैप रहा, टूरिज़्म नहीं रहा, लोगों के बहुत बड़े कर्जे थे, बैंक्स के लोन्स थे। तो लोग जो अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोगों की जो इस ट्रेड में है, वो चाहते हैं अपनी रीपेमेंट्स करें, जो इंटरेस्ट हैं वो ख़त्म करें, जल्द से जल्द वो सारी चीज़ों से बाहर आए। मतलब टूरिज़्म के हिसाब से, जैसे कि गनी साहब बोल ही रहे थे कि बहुत बढ़िया हो गया है, शांति हो गई है, तो लोग आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया है, गाड़ियाँ ले रहे हैं, आपके होटल हाउसफुल हैं और रीपेमेंट आप कर पा रहे हैं। और क्या बेहतर चाहते हैं कि नहीं भाई, आप चूँकि यहाँ की इंडस्ट्री बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या चाहते हैं कि भाई बेटर हो? ये तो चलिए हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, उसके साथ साथ ईज़ ऑफ बिज़नेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे, मतलब ईज़ ऑफ बिज़नेस होना चाहिए। किस हिसाब से मैं कहूँ, जैसे अगर हम टूरिज़्म के, ये तो एक पार्ट आपने देखा कि टूरिज़्म बहुत अच्छा है, अगर हम टूरिज़्म मसले देखें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारे होटल्स की रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशंस नहीं हो बहुत सालों से, उसका वो एक तरीक़ेकार होना चाहिए जिसमें हमें एक वन टाइम, एक सिंगल विंडो से वो सारी चीज़ें क्लियर है, सो दैट हम भी प्रोफेशनली, लीगली सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चला पाएँ। तो वो सारी चीज़ें, और ख़ास करके जो यहाँ का लोकल ट्रेड है, लोकल ट्रेड पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं,
अपार्ट फ्रॉम जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सारी और भी चीज़ें जो यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, उनको चाहे हम पूरे अपने नेशनल लेवल पर उन चीज़ों को पहुँचाए, तो वो लोकल ट्रेड को भी हमें यहाँ हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। लोकल ट्रेड को हैंड होल्डिंग नजर। अब चलिए पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। जी। अभी तक तो यहाँ पर केंद्र सरकार के एलजी साहब थे, अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है। एक तरफ एनसी और कांग्रेस अलायंस में है, दूसरी तरफ पीडीपी भी है, इंजीनियर रशीद साहब भी आ गए हैं। इस चुनाव को लेकर के जो एक व्यापारी है, इंडस्ट्री वाला आदमी है, वो कितना एक्साइटेड है? क्या एक्साइटमेंट्स हैं और क्या चिंताएं हैं? डर क्या है? डर भी होगा अंदर कि यार ये हो गया तो ये ना हो जाए। देखिए, एक्साइटमेंट इसमें एक ही चीज़ है, लोकल गवर्नमेंट के साथ थोड़ा इंसान को अप्रोच होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स में हम एलजी साहब के पास कितना जाएंगे, कितना तंग करेंगे उनको, उनसे अपॉइंटमेंट कितनी बार लेंगे। लोकल गवर्नमेंट में यही होता है, आप उठे सेक्रेटरीट चले गए, वहाँ जो भी मिनिस्टर साहब हो या उनके अपने कुलीग्स जो भी हो डिपार्टमेंट के, उनके साथ 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है। मगर इसमें भी एक बहुत बड़ी देखने की, देखिए जो भी सरकार बनेगी, यहाँ तो सरकार तो बनेगी, जो भी सरकार को भी चाहिए कि बिजनेसमैन की हैंड होल्डिंग करे। ऐसा ना करे कि वोट मांगने के टाइम एक एटीट्यूड होता है, वोट जब आप कुर्सी पर बैठ गए उसके बाद दूसरा एटीट्यूड, ऐसा नहीं है। जो भी मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट में आए वो बिजनेसमैन की हैंड होल्डिंग को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लोगों ने 30 साल में बहुत ही ज़्यादा खामियाजा उठ, अभी ऐसे भी यहाँ ट्रेडर है जो कर्ज़ों के नीचे दब गए। यहाँ बैंक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। काफ़ी बार हमने रिप्रेजेंटेशन दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे दी, मगर अभी उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और लोकल बिजनेसमैन और यंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ फील्ड में आए हुए हैं, उनको बड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। ये नई सरकार की जिम्मेवारी है। नई सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ वोट लेना नहीं है। वोट ले लिए, आप सरकार बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, फिर आप मुझे बोलेंगे मैं तो भाई आपको जानता भी नहीं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो सचमुच हैंड होल्डिंग लोगों की करे, सचमुच। आप ही चुन रहे हैं ना, आप चाहेंगे कि अब इसको विधायक बनाए तो आपका विधायक आपकी बात करे जा हम चुन रहे हैं, पर विधायक को भी ये सोचना है ना, इसने मुझे चुना है अपने कामों के लिए। हमें तो घर के काम नहीं ना है, बिजनेस के काम है, अपने ट्रेड के काम है, ये सड़कें, बिजली, पानी, ये चीज़ें तो आम चलती रहती। यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स पर है। और यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे हुसैन साहब ने किया, सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ किया गया है ऑनलाइन के, मगर उसमें भी अभी काफ़ी कोताहियाँ है उसमें यहाँ बहुत ही। और यहाँ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, यहाँ अमन हो गया नो डाउट, मगर यहाँ अभी सिटी उस सिचुएशन में नहीं। आप बोलेंगे क्या नहीं है, हर एक आप देखिए ब्यूरोक्रेट को 2-2 गाड़ियाँ आगे पीछे है, उससे ये कुछ वो मिलिट्री शहर जैसा लगता है। क्या ज़रूरत है जब अमन है, HOD चल रहे हैं आपके, हाँ LG साहब हेड ऑफ स्टेट है, उनको ज़रूरत है। तो आधे तो सड़क बंद हो जाती है 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद। ज़रूरत है प्रोटोकॉल की, मगर मेरी यही रिक्वेस्ट होगी जो नई गवर्नमेंट आएगी ये प्रोटोकॉल सिस्टम बंद किया जाए। इससे हम लोग भी तंग आ गए, 5-5 मिनट के बाद सायरनें बजती है कि वो HOD क्यों ना हो किसी डिपार्टमेंट में, 2-3 गाड़ियाँ उसके साथ भी। ईज लाइव बनाइए, कॉमन मैन की तरह चलिए, उसको हम उस गवर्नमेंट को हम प्रेफरेंस देंगे जो हमारे साथ चलेगी, आम आदमी बन। तो हम लाल चौक के नज़दीक के बाज़ार में हैं, हमारे साथ एक दुकान पे हैं, तो दुकानदार हैं, सिख साहब हैं, और हम रुक गए, बात करने को तैयार हो गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी, क्या हाल है? सब बढ़िया? हालात तो बढ़िया ही हैं। तो अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर एक साइड में इलेक्शन की भाग दौड़ चल रही है, वैसे ही देख रहे हैं हालात। धंधा ठीक है? धंधा तो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त क्या मार्केट का क्या हालात है। आप एक, अगर मैं इस कैमरामैन को बोलूँगा, मार्केट देखेंगे, पड़ी हुई है मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। दुकानदार एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे इस वक्त। क्यों 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 खाली क्यों पड़ी हुई है? कुछ समझ नहीं आता है, मार्केट तो इस वक्त डाउन लग रही है। हालात कुछ बदले, बेहतर तो हो गए, अब शांति है तो दुकानें खुल रही हैं। शांति से तो पहले से बेहतर ही लग रहे हैं हालात। जैसे पहले चल रहा था कि मतलब यहाँ पे कुछ इंसिडेंट वगैरह, वो बहुत कम हो गए हैं अब। वो कम हो गए? हाँ जी, तो वो तो ठीक हो गया। डर का माहौल तो नहीं है? डर का माहौल ख़त्म हो गया है। डर का माहौल खत्म? डर का माहौल ख़त्म हो गया है। जैसे पहले डर था वैसे
अब वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, अब तो कंफर्टेबल, हर एक साइड में कंफर्टेबल जोन है लग रहा है। कंफर्टेबल। अपना दुकान खोलो वो लोग, कोई बंद नहीं करा रहा है, कोई कुछ बंद नहीं। नहीं करा रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ जी। मोदी जी बढ़िया आदमी है, सच्ची सच्ची बताना। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं आपको मतलब वोटर तो हैं। वोटर तो डेफिनेट हैं, बट एज ए मतलब अगर पॉलिटिशियन के हिसाब से जाएंगे, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं वैसे अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन नहीं है? सकता हूँ आपको, मतलब मैं बोलूँगा कि नहीं जी वो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात है कि मोदी जी ने काम बहुत बढ़िया किया है, ऐसी बात नहीं है। आप बाहर अगर देखेंगे, लाल चौक का मतलब रंग रूप चेंज कर दिया उन्होंने, जैसे पहले था वैसा नहीं रहा है, अब बहुत बेहतर हो गया पहले से। तो टूरिस्ट वगैरह भी बहुत, इस साल आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत सारे आए, लेकिन पहले से मेरे हिसाब से बेहतर हुआ है मोदी जी के आने से। ठीक है। राहुल कैसे लगता है? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी बेस्ट हैं। राहुल गांधी बेस्ट हैं। बेस्ट है, बट ये ऐसे कहें कि उनकी किस्मत बेस्ट नहीं है। उनकी किस्मत बेस्ट नहीं है? किस्मत बेस्ट नहीं है। क्यों? ट्राई कर रहे हैं, बट आ नहीं रहे हैं। आ नहीं रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहे? नहीं आ वो तो आप ही लोगों के हाथ में है ना, आए कि ना आए। वो तो सही है। तो किस्मत तो आप लोगों के हाथ में है, राहुल की भी, मोदी जी की भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी का बिहेवियर अच्छा लगता है, मतलब जिस हिसाब से वो हर एक के साथ मिलजुल के बात करते हैं, हर एक के साथ मतलब हर एक का हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, जिस हिसाब से मैंने देखा। मतलब जहाँ भी उन्होंने जैसे वो कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला जो सीन था, वो जो मतलब कश्मीर में लोगों ने बहुत मोहब्बत दी उनको। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे हिसाब से यंगस्टर हैं, तो उस हिसाब से मतलब अरे आपसे बड़े होंगे उम्र में। मैं तो मानता हूँ सर, तो कैसे? मैं यंगस्टर ही में आएंगे, क्योंकि अभी उनको कोई मौका नहीं ना मिला। मतलब उस बाकियों की तुलना में। बाकियों की तुलना में मतलब इस वक्त आप देखिए जो भी ये हैं, तो वो सब एज के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं। कश्मीर में लेकिन पॉपुलर है राहुल गांधी, मैं देखता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी तो मैंने आप तभी बोला ना, राहुल गांधी बेस्ट हैं। तो हम मेरा अपना नज़रिया, मैं चाहता था कि राहुल गांधी पीएम बने। हाँ, राहुल गांधी पीएम बने। हाँ जी। ठीक है। कश्मीरी आती है आपको? हाँ जी बिल्कुल। कश्मीरी में कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को। मतलब क्या बोलूँ, आप बोलिए बताइए कि आप सब लोग रेड माइक को देख रहे हैं, और देखिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद करिए, प्यार करिए रेड माइक को। कश्मीरी में बोलिए। तो सईदी वुचान द रेड माइक, प्लीज सब्सक्राइब, तो करियो सईदी सब्सक्राइब, लाइक करियो। ओके सर। मुस्कुरा के बोल यार, आई लव यू। मान के चल कि कोई लड़की खड़ी है। आई लव यू सर, आई लव यू, आई लव यू। हम इस सेगमेंट की बातचीत लाल चौक से ख़त्म करना चाहते थे। लाल चौक का क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा होगा। लाल चौक श्रीनगर की वो जगह है जो कि राजनीति का, किसी आंदोलन का, किसी भी बड़ी चीज़ का केंद्र रहा है। यहाँ पर भारत का झंडा ऊपर फहर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बाज़ार खुले हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ शांति है। और उम्मीद है कि जैसे बाज़ार खुले हैं, वैसे आम भारतीयों के दिल भी कश्मीरियों के लिए हम खोलेंगे। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोई और हैं, वो गैर हैं। जैसे हम यहाँ पर आएँ और हमें ये महसूस हो कि हम गैर हैं, तो ठीक नहीं है, वैसे कश्मीरियों को भी लगे कि वो गैर हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उम्मीद है कि हालात बदलेंगे, और हमने कोशिश की कि कश्मीर की तमाम आवाज़ों को एक साथ इस कार्यक्रम में लेकर के आएँ और समझाएँ कि आखिर में कश्मीर में हालात क्या हैं। क्या कश्मीर में डर का माहौल है, या फिर सब शांति है, या जो शांति दिख रही है वो अंदर एक तूफ़ान लिए चुपचाप धीरे 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 किसी बड़े धमाके की ओर जा रही है। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।